तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार क्विज के साथ में, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज की न्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग के सामने क्विज है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। देख कई बार क्या होता है, वीडियो के एंड में मैं क्विज नहीं देता हूँ, ये तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तब क्विज कट कर देता हूँ, पर नेक्स्ट डे आप लोगों को वो क्विज जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि कल क्विज नहीं था पर आज आप लोगों के सामने क्विज है, तो इसलिए उसके लिए आप लोग परेशान मत हुआ कीजिए। आप लोग कोशिश कीजिए कि रिवीजन कर लिया कीजिए थोड़ा सा, ताकि आगे आप लोग अच्छे से क्विज को अटेम्प्ट कर सको। बेसिकली ये रहता है कि जब भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में क्विज देता हूँ, ठीक है, तो उससे रहता है कि अभी अभी सारी चीजें पढ़ी हैं तो सब कुछ याद रहता है। नेक्स्ट डे जो क्विज है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वीडियो के एंड में एकदम दिया तो वो सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, तुरंत मैं रिवीजन करा देता हूं तो तुरंत आप लोग उसका आंसर दे देते हैं। पर लेकिन असली इंपॉर्टेंस उसकी तब पता चलती है जब नेक्स्ट डे आप लोग उसका आंसर देते हैं। अगर नेक्स्ट डे आप लोग अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से कल का लेक्चर सुना है, और 24 घंटे बाद आप लोगों का रिवीजन भी हो जाता है, तो वो चीजें ज्यादा बेटर होती हैं, लंबे समय तक याद रखने में हेल्प करती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो के एंड में मैं क्विज खत्म करूंगा, ये बेसिकली ऐसे ही रहता है कि कभी कभी टाइम कम हो गया, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो मैं क्विज कट कर देता हूं, ठीक है, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लिया कीजिए। तो आइए आज के क्विज से स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आइए इसको अटेम्प्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है कि जो हम लोगों ने बात की यहां पर, ये रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स अबोलिशन के बारे में, यानी कि जो स्लेव ट्रेड होता है, इंसानों को स्लेव की तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसके बारे में बात की थी। तो 23 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो किसके द्वारा यहां पर ये डे है जो सपोर्ट किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के बारे में बात की थी, माका ट्रॉफी, तो ये आप लोगों को यहां पर बताना है कि ये जो किसके लिए यहां पर ये बेसिकली ट्रॉफी होती है, किस पर्टिकुलर गेम्स के लिए। यानी कि आप लोगों को उदाहरण देता हूं, जैसे कि इंटर यूनिवर्सिटी या फिर इंट्रा यूनिवर्सिटी, तो किसके लिए होती है ये परफॉर्मेंस, ये आप लोगों को बताना है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है वो किसको दिया जाता है हमारी कंट्री में। क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा अभी कौन सी हमारी कंट्री में सिटी है उसको मिला, जो कि 4th टाइम यहां पर इसके द्वारा ये दर्जा मिला इसको, जिसके द्वारा ये दर्जा जीता गया। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट जो जोन है, बेसिकली जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, कैंटोनमेंट या फिर कैंट एरिया जिसको आप लोग बोलते हैं, हमारी कंट्री का कौन सा सबसे साफ सुथरा कैंट वाला एरिया है, ये आप लोगों को बताना है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अभी एक मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके उसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो थी 1985 में, इसका नाम चेंज करके ये मिनिस्ट्री किया गया था, जोन सा अभी चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया है। तो जब इसका नाम पहले ये था जो कि यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री, फिर इसका नाम कुछ और चेंज किया गया, जो कि क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, और अब फिर से इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो पहली बार जब इसका नाम चेंज किया गया था, यहाँ पर कौन से हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे 1985 में, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि कोई भी सिटीजन को किसी भी ग्राउंड पर, जैसे कि रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, या कहाँ का रहने वाला है, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर रेजिडेंसी, किस पर्टिकुलर एरिया में वो रहता है, तो इसके चलते उसके साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट यानी कि जॉब के लिए उसकी, ये या फिर किसी ऑफिस के लिए जो कि स्टेट के अंदर आता है। यानी कि अगर किसी को जॉब देनी है तो उसके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब चीजों के बेस पर। उसको इंडिपेंडेंट ट्रीट आप लोगों को करना है और सबको इक्वल ट्रीटमेंट आप लोगों को देना है। ये हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल बोलता है, ये आप लोगों को बताना है। उदाहरण देता हूं कि ये फंडामेंटल आर्टिकल है हमारे संविधान में, जो कि पार्ट 3 में आता है, तो आर्टिकल का नाम, नंबर आप लोगों को बताना है कौन से नंबर का आर्टिकल है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। आइए अब आप लोगों को आंसर बताता हूं, देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने अटेम्प्ट कीजिए, और स्कोर अपना जरूर लिखा कीजिए, इससे मुझे भी आइडिया रहता है कि हाँ कहां पर कमियां खामियां, ताकि लेक्चर को इंप्रूव किया जा सके अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो। ओके, आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर, ये है डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड अबोलिशन, यानी कि जो स्लेव होता है, इंसानों को स्लेव की तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो दास की तरीके से बनाकर रखा जाता है, दास प्रथा आप लोगों ने सुनी होगी, उसको अबोलिशन की बात की जाती है। तो यूनेस्को के द्वारा यहां पर ये बेसिकली सपोर्ट किया जाता है कि ऐसा कोई डे नहीं होना चाहिए। माका ट्रॉफी जिसको बोलते हैं यहां पर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये जो ट्रॉफी है हमारी कंट्री में, ये इंटर यूनिवर्सिटी है, यानी कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे खेलने जाते हैं और उनके बीच में ट्रॉफी है, परफॉर्मेंस जो यहां पर देखती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं मैच करने के लिए। आगे चलते हैं, यहां पर द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो अवार्ड है यहां पर, ये कोचेज को दिया जाता है, किसी भी फील्ड के कोच जो है हमारी कंट्री में, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड हमारी कंट्री में माना जाता है। क्लीनेस्ट सिटी हमारी कंट्री में चौथी बार यहां पर इंदौर को इसका दर्जा दिया गया। इंदौर कौन से राज्य में पड़ता है, ये आप लोग बताइए। जो राज्य जो यहाँ पर बिलोंग नहीं करते इंदौर से, उनके लिए काफी, एक बच्चे ने बोला सर ये भी बता दिया कि ये कौन से राज्य से पड़ता है। चलिए आप लोग बताइए सर्च करके। छोटी छोटी चीजें यार, ये तो कम से कम आप लोगों को अगर डाउट माइंड में होता है तो थोड़ा सा सर्च कर लेना चाहिए। अगर इतना भी सर्च नहीं कर रहे हैं तो फिर तो देखिए ये सारी बेसिकली आप लोगों को
एक वो नहीं होता कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को आधा घंटा पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये कम से कम आप लोगों को इस लेक्चर को अच्छा खासा टाइम देकर जहां जहां पर आप लोगों को डाउट रहता है फिर आप लोगों को इसकी डाउट क्लियर करने चाहिए, ताकि पूरा इस लेक्चर को आप लोग बचा सको। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पज होता है। ये नहीं कि बस आप लोगों ने सुना और काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम देना होता है। यहाँ पर जो चीजें समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो फिर अपना सर्च करके देखिए उसको, पर पॉइंट क्लियर कर आप लोगों को माइंड में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लीनेस कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में बात की जा रही है, तो जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड है जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हमारी कंट्री के राष्ट्रपति, उनके द्वारा अभी यहाँ पर स्वीकृति दी गई है एक तरीके से, जो कि हमारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री थी, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री में कन्वर्ट किया गया है। पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ही थी, यहाँ पर 1985 में इसका नाम चेंज करके राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया गया था। ठीक है, हमारे संविधान में पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 16 का पार्ट 2 है, ये बोलते हैं किसी भी सिटीजन के साथ में आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी सेक्स, रिलीजन, कास्ट, सेक्स इनके बेस पर, ताकि अगर उसको जॉब मिलती है तो उसको भी इक्वल अधिकार है जॉब लेने का जो दूसरों को अधिकार है, तो उसमें किसी भी तरीके से आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ये यहां पर बोला गया है। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिल जाएगा या फिर किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिल जाएगी इन क्वेश्चन से, तो ध्यान रखिए इनका रिविजन आप लोग जरूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए न्यूज के ऊपर डालते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है जिसको बोला गया है ARIIA। ठीक है, तो ARIIA इसकी फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस रैंकिंग का नाम रखा गया है, जो कि हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर कितना इनोवेशन और क्या क्या अचीवमेंट उनके द्वारा हुआ है, ये रैंकिंग तैयार की जाती है। और अब की बार की जो रैंकिंग है वो यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन पहला तो ये बनता है किसके द्वारा ये रैंकिंग जो है वो अनाउंस की गई है, तो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये रैंकिंग यहाँ पर अनाउंस की गई है। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाइए, बताइए जरिए चलिए, एक वेंकैया नायडू जी हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनाने से पहले कौन सी मिनिस्ट्री थी, यानी कि कौन सा मंत्रालय था इनके पास में, ये आप लोगों को बताना है। ये बेसिकली अलग अलग पैरामीटर यहां पर काउंट करके चलता है, जैसे बजट हो गया, फंडिंग सपोर्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी हो गया, अवेयरनेस हो गया, प्रमोशन हो गया, सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन और इनोवेशन। तो ये टोटल यहां पर जो पैरामीटर है इनके बेस पर यहां पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। अलग अलग इंस्टीट्यूशन की ये रैंकिंग देखी जाती है। टॉप पोजीशन किसकी है? IIT मद्रास जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यहां पर बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल, जो इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है मुंबई, इसको यहां पर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में इसको दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ये गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर इसको दिया गया है। ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और जो इसको मिला यहां पर ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि भुवनेश्वर के अंदर में है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में इसको दिया गया है। SR इंजीनियरिंग वारंगल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसको प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा इस पर्टिकुलर रैंकिंग के बारे में। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है अविनाश लिगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन, ये तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा फॉर वुमेन। ये हायर इंस्टीट्यूट जो वुमेन के लिए है, यहाँ पर ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योर बनाता है वुमेन को। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट जो चीज ऐड की गई, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ARIIA 2020 रैंकिंग में स्पेशल प्राइज कैटेगरी फॉर वुमेन ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो स्पेशल प्राइज इनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है। तो इससे क्या होता है, देखिए अगर रैंकिंग दी जाती है, जैसे कि आप लोगों को मैं बोलता हूं क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए, और कई सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते हैं और उनके आंसर के आगे या फिर वो जो लिखते हैं उनके आंसर के आगे अगर मैं हर्ट की शेप में यहाँ पर एक तरीके से लाइक कर देता हूं, तो उनको काफी एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सर ने हमारा कमेंट जो है वो लाइक किया है, तो उनको और अच्छे से आंसर देने का मन करता है। या फिर जो सबसे पहला फर्स्ट कमेंट करता है, सबसे पहले आकर वीडियो देखते हैं, तो उसके कमेंट को मैं लाइक कर देता हूं। तो इससे मोटिवेशन ये रहता है कि जब भी वीडियो आती है तुरंत आप लोग वीडियो देखते हैं। तो ये एक तरीका मोटिवेशन होता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, मोटिवेशन क्या, आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, सैलरी मिलना स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से ये सारे छोटे छोटे से मोटिवेशन होते हैं जो लाइफ में आप लोगों को सही डायरेक्शन देते हैं। तो ये है रैंकिंग जिसको बोलते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर ये न्यूज, हालांकि कई बार आप लोग इसके बारे में सुन चुके हैं, PM केयर के बारे में बात की जाती है, जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है बेसिकली कोविड-19 के लिए। तो उसके बारे में कई सारी चीजें अभी देखने को मिली, केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ बातें हैं जिसके बारे में समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर PM केयर फंड को बोला गया है एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है,
तो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि डोनर कंट्रीब्यूट करते हैं वॉलेंट्री, यानी कि किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला गया है यहाँ पर, इसमें आप लोगों को पे करना है, ये एक तरीका वॉलेंट्री एक कंट्रीब्यूशन आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला गया यहाँ पर कि नो ओकेजन फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग जो है चैरिटेबल ट्रस्ट जो इंडिपेंडेंट है बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट, ये एक तरीके से देखिए क्या बोलने की कोशिश की गई यहाँ पर कि कोई भी ओकेजन पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके कैग जो है वो इसको यहाँ पर ये एक तरीके से ऑडिट नहीं करेगा, ठीक है, ये बात है। नोट ओपन फॉर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए भी यहां पर ये ओपन नहीं है, ये भी बात यहां पर बोल दी गई है। इसी के साथ में जो बात बोली गई नेक्स्ट यहां पर जो फंड है, ये एक तरीके से जो फंड है यहां पर एक तरीके से यहां पर बेसिकली नोट ओपन पीआईएल और एक तरीके से ये फंड जो क्रिएट किया गया है ये नीड ऑफ आर थी यहां पर और गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किया गया, तो एक तरीके से जो यहां पर इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी अप्लाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो ये केस पहुंचा है यहाँ पर ये प्रशांत भूषण साहब की वजह से यहाँ पर ये केस पहुंचा है, जिन्होंने बोला कि कैग के लिए इसको ओपन करना चाहिए, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए ओपन करना चाहिए, 100% टैक्स फ्री है यहाँ पर ये, तो फिर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको लेकर क्यों नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो ये कई सारे ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखने को मिले पीएम केयर फंड से रिलेटेड। अच्छा पीएम केयर की फुल फॉर्म तो जरा बताइए, ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, कम से कम कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो पीएम केयर फंड जो है यहाँ पर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट फंड वॉलेंट्री गिवन है यहाँ पर, नो ओकेजन डायरेक्ट ट्रांसफर, यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा पीएम केयर से यहाँ पर। अगर एनडीआरएफ के बारे में आप लोग बात करें, डोनर जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पर अलग से नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर, यही बात बोली गई है। नो नीड कैग ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान टू combat COVID-19, no reason to lay down new minimum standard to relieve COVID-19, existing जो गाइडलाइन है अंडर सेक्शन 12 फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड जो यहाँ पर है ऑलरेडी उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना है। तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया पीएम केयर जो था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यहाँ पर हमारी कंट्री में। एक तरीके से देखिए होता क्या है, हमारी कंट्री में ऑलरेडी फंड जो है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसके साथ में गतिरोध की बात की जा रही है कि पीएम केयर फंड का गतिरोध है यहाँ पर सर्कमेंट मतलब गतिरोध नेशनल डिजास्टर जो फंड रेस्पॉन्स फंड है, तो स्टैट्यूटरी फंड है ऑलरेडी हमारी कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से ये काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि दोनों अलग चीजें हैं, इनके अंदर कोई भी ऐसा गतिरोध देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कैलेमिटी के साथ में फाइंड करने के लिए है और यहाँ पर हम लोग इसको पेंडेमिक के लिए यूज कर रहे हैं जो फिलहाल पीएम केयर सामने निकल कर आया है। तो दोनों को एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं करना है, ये बात यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बोली गई है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग का मिल गया, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर केयर असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है, पीएम केयर जिसका नाम देते हैं। तो यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के साथ में लड़ने के लिए 28 मार्च को ये फंड रिलीज किया गया था। चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेंबर कौन है इसके? डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कई बार ये भी बोला जाता है कि जब यहाँ पर सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है इसका पार्ट है तो फिर ये पब्लिक मनी क्यों नहीं है। माइक्रो डोनेशन यानी कि 10 रुपए मिनिमम आप लोग यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और इसी के साथ में रिसर्च के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। इसी के साथ में पीएम केयर फंड जो है यहाँ पर 30 जून तक जो जा चुका है, ये 80G फॉर्म जो है यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप लोगों के ऊपर इसके मनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के द्वारा बोला गया CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी ये फंड नहीं आएगा। पीएम केयर जो है वो डिफरेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, तो उसके साथ में इसको कंफ्यूज नहीं करना है, जो कि 1948 में हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्रिएट किया गया था। और उससे फंड यहाँ पर जो हमारी कंट्री में नॉर्थ इंडिया में फ्लड 2013 में, 2015 में साउथ इंडिया में फ्लड, केरला फ्लड में यहाँ पर पैसा इसके थ्रू यहाँ पर इकट्ठा किया गया था। तो दोनों अलग अलग है, दोनों के साथ में कंफ्यूजन नहीं करना है। ऐसा कोई भी फंड रहता है तो वो आरटीआई के अंदर नहीं आता है हमारी कंट्री में। वैसे होना चाहिए यहाँ पर ये आरटीआई के अंदर, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता को पता होना चाहिए, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ओके, अगर लाइफ में कुछ भी आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट कहीं से निकल कर आए, अगर बच्चे को चाहते हैं अच्छे से पढ़ाना, तो उनके बीच में कंपटीशन आप लोग लगा दीजिए, बच्चा अपने आप सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा अगर कंपटीशन की भावना आना स्टार्ट हो जाती है तो। जैसे अभी हमारी कंट्री में कंपटीशन लगा हुआ है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, हर एक जो इंस्टीट्यूशन है वो सामने निकल कर आ रहा है अपने अपने हिसाब से काम करने के लिए। तो अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है, यहाँ पर हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। इनोवेशन सोल्यूशन होना चाहिए यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि स्टार्टअप इनोवेट करें हमारी कंट्री में और चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है इन सब चीजों को लेकर वो खत्म हो जाए। तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज यहाँ पर ये इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई। तो आईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसको सीडेक के नाम से आप लोग जानते हैं, डेवलप किए यहाँ पर 2 माइक्रो प्रोसेसर। एक का नाम दिया गया शक्ति 32 बिट और दूसरा दिया यहाँ पर वेगा, ये है 64 बिट, ठीक है। तो यूजिंग ओपन सोर्स आर्किटेक्चर यहाँ पर अंडर
माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर ये काम किया गया। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो था यहाँ पर ये इनोवेशन सॉल्यूशन था आत्मनिर्भर भारत के तहत, जिसके चलते इन्वाइट किया गया इनोवेटर जो भी है हमारी कंट्री में आविष्कार करने वाले नई नई कंपनी जो स्टार्ट की जा रही है स्टूडेंट्स को, ताकि माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया जा सके। 10 टीम ने एंटर किया जो फाइनल राउंड था यहाँ पर उसमें, और इसी के चलते यहाँ पर 2.3 करोड़ रुपए 12 मंथ जो इनकम्बेंट यहाँ पर सपोर्ट इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखते हैं किस तरीके से चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाता है। तो कंपटीशन जो होता है वहां पर एक अच्छा रिजल्ट निकाल के लेकर आता है। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें बोला गया कि उनको एक काम दिया गया उनके जो टीचर थे उनके द्वारा, और वो काम दिया गया कि उनको ये काम जो है 24 आवर के अंदर अंदर करना है, वरना उनकी एक तरीके से जो जॉब कर रहे थे वहां पर जो उनके लीड करने वाले जो गुरु थे उन्होंने बोला वरना तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो काइंड ऑफ एक सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो उन्होंने बोला जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो उसकी हाईएस्ट एफिशिएंसी वहां से निकल कर आती है, अगर वो अपने माइंड को वहां पर बैलेंस कर पाए तो इसलिए ज्यादातर माइंड अच्छा चलेगा। एग्जाम में आप लोगों को भले ही एक बार को टेस्ट सीरीज में आप लोगों के नंबर अच्छे ना आ रहे हो, पर एग्जाम में जो आप लोगों का माइंड चलता है वो सारी डायमेंशन में चलता है, बिल्कुल शांत तरीके से पूरा फोकस एग्जाम पे होता है, तो वहां हमेशा आप लोगों के अच्छे नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए उस चीज को लेकर टेंशन में मत रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, हमेशा एग्जाम में अच्छा ही रिजल्ट आता है हर एक इंसान का, जिसका कभी टेस्ट सीरीज भी अच्छी नहीं होती है, कई बार तो उनके सिलेक्शन भी होते हो आप लोगों ने देखे होंगे। तो पॉजिटिव रहकर अपना प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात की जा रही है, होगी अपनी प्यारी कंट्री, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे माली के बारे में। ये कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर एक कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्या कंडीशन अभी यहाँ पर देखने को मिली है? माली के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम इनका नाम है ब्यूबचरा, ठीक है, ब्यूबकार, ठीक है, BOUBACAR, तो ब्यूबकार इनका जो नाम है ब्यूबकार कैटा। तो यहाँ पर IBK आप लोग इनका नाम याद रख लीजिए, ठीक है, IBK, ओके। तो यहाँ पर ये जो पर्सनैलिटी है इनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन दिया गया क्योंकि मिलिट्री कूप इनकी कंट्री में देखने को मिला। मिलिट्री कूप क्या होती है? जब मिलिट्री किसी कंट्री की जो आर्मी होती है वो यहाँ पर किसी लीडर का तख्ता पलट कर देती है, पावर अपने हाथ में ले लेती है। तो डेवलपमेंट जो है ये मोर देन 2 मंथ से जब यहाँ पर रेगुलर एक तरीके से जनता के द्वारा भी यहाँ पर एक तरीके से काम चला था कि इनको अपनी जो कुर्सी है वो छोड़ देनी चाहिए, स्टेप डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि फाइनल टर्म जो था वो एंड हो चुका था इनका, और ये कंटिन्यूअस कंट्री के लीडर बने हुए थे। तो लॉकडाउन कंट्री है वेस्ट अफ्रीका के अंदर, जो बमाको इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये होगी बमाको। और नाइजर जो रिवर है ये NIGR, तो याद रखिएगा इससे होती हुई गुजरती है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। बाकी बॉर्डर कंट्री है जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कई सारी बुर्किना फासो हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर ये आइवरी कोस्ट हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर गुनिया हो गया, तो ये सेनेगल हो गया। तो ये आसपास वाली कंट्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, अल्जीरिया हो गया, ठीक है। तो ये कंट्री है, इनके बारे में ज़्यादा आप लोगों को याद रखना है, बस कम से कम ये याद रख लीजिएगा कि सारन डेजर्ट में ये कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। जो यहाँ पर अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे पर्टिकुलर कंट्री, तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड के लिए 3rd लार्जेस्ट जो अफ्रीका के अंदर गोल्ड आप लोग को देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, और इसी के साथ में सोल्ट के लिए भी ये एक तरीके से जानी जाती है, ठीक है। तो ये कंट्री रिसेंटली अभी न्यूज में है, कंट्री का नाम है माली। तो न्यूज में है तो क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आज के डेट में हम लोग बात करें, क्रूड ऑयल बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं जिसको कच्चा तेल बोलते हैं, उससे हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, और ये सारी चीजें हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है, 10% यहाँ पर बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी 2022 तक का, और फिर इसको बढ़ा दिया जाएगा 20% 2030 तक का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री में जो पेट्रोलियम होता है उसमें यहाँ पर बायो इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाएगी। बायो इथेनॉल क्या होता है? बायो इथेनॉल बेसिकली 1G और 2G बायो इथेनॉल हम लोग बोलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग कुछ खरीद कर लेकर आ रहे हैं बाहर से, तो वो हमारी खरीदारी यहाँ पर कम होगी और कार्बन एमिशन भी यहाँ पर कम होगा, तो रिड्यूस रहेगी हमारी डिपेंडेंसी जो हम लोग क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं। मतलब क्या इसका मतलब ये कि 1G बायोइथेनॉल जो प्लांट है हमारी कंट्री में, जैसे कि शुगर कैन हो गया, गन्ने का जूस हो गया, मोलेसेस, इसकी जो खोई नहीं होती है जो गन्ने से रस निकालने के बाद में बचती है, तो उसको यूज कर यहाँ पर ये बनाया जाता है। 2G जो क्या होता है यहाँ पर, ये सरप्लस बायोमास जो होता है, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है, उसका यूज कर यहाँ पर ये 2G बायोइथेनॉल बनाया जाता है। तो इन दोनों की ब्लेंडिंग की जाती है जब पेट्रोलियम के अंदर, जैसे कि आप लोग देते हैं पेट्रोल डीजल हो गया, उसके अंदर जब ब्लेंडिंग की जाएगी तो फायदा क्या होगा कि बाहर से जो हम लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं उसमें कमी होगी और अपनी ही कंट्री का प्रोडक्ट हम लोग यूज कर पाएंगे। तो
इससे काफी अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री में डिपेंडेंसी कम होती नजर आएगी। प्रॉब्लम क्या है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आना एक प्रॉब्लम है जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। और 3 स्टेट रन जो हमारी कंट्री में इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म की जा सके। तो एक अच्छा तरीका है, आने वाले टाइम में अगर हम लोग चीजों को इस तरीके से हैंडल कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहेगी। और इससे क्या रहेगा, कल को अगर किसी कंट्री के साथ में लड़ाई भी होती है, कोई झड़प होती है, तो हम लोगों को प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अपनी कंट्री के हिसाब से यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, इसी प्रेशर को कम करने के लिए एक और थोड़ा सा काम हम लोग अपनी कंट्री में कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल स्टोरेज हम लोग अपनी कंट्री में बना रहे हैं। ये कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, और यहां पर ये हो गया कर्नाटका के अंदर। तो कहां पर है ये आप लोग देखते हैं यहां पर, जैसे एग्जिस्टिंग क्रूड ऑयल जो स्टोरेज है यहां पर हमारी कंट्री में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, मंगलोर कर्नाटका के अंदर और पादुर कर्नाटका के अंदर। अपकमिंग जो यहां पर ये फैसिलिटी आ रही है, ये यहां पर चंदीकोल उड़ीसा के अंदर और इसी के साथ में पादुर कर्नाटका के अंदर और रिजर्व बनाए जा रहे हैं। कौन यहां पर इसको बनाने का काम करता है, तो स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज जो यहां पर फैसिलिटी हमारी कंट्री में मैनेज की जाती है इंडियन ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL के द्वारा। स्पेशल पर्पज व्हीकल है यहां पर जो हमारी कंट्री में ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अंडर में आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है, 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। आखिर ऐसा काम क्यों किया गया, ऐसा काम इसलिए किया गया, कल को मान लीजिए जिन कंट्री से हम लोग अपना क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, अगर उन कंट्री से हमारी कोई झड़प हो जाती है, तो कम से कम अगर रिलेशन को नॉर्मल होने में 1 महीना भी लग जाए, तो तब तक हम लोग कहीं से क्रूड ऑयल न खरीदे, तो अपनी ही कंट्री में हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो चलती रहे, कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। तो इसीलिए ऐसी चीजें आप लोगों के सामने यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्विज और उसका आंसर देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जो बात की ARIIA रैंकिंग के बारे में बात की, इसके बारे में डिटेल में समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर PM केयर के बारे में जाना और PM केयर को ढंग से समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखी, ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर का डेवलप करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, ताकि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। माली के अंदर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ये हम लोगों ने समझी आज के डेट में, ये डिटेल में हम लोगों ने समझा, मैप में भी इसको देखा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की, ये बात की ब्लेंडिंग के बारे में, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में इसको समझा। ठीक है, तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोड़ो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद। सारे लेक्चर की PDF आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।